दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक पुलिस चीफ को दिखाते हुए होती है, जिसे कई सारे न्यूज रिपोर्टर एक सीरियल किलर के बारे में पूछ रहे थे, जो सिर्फ औरतों को ही अपना शिकार बनाता था। इस पर पुलिस चीफ उन्हें कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उस किलर को पकड़ कर ही रहूंगा। आगे हम लॉरिस नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि दिमाग से बिल्कुल पैदल था और एक पार्टी में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और उसे कुछ पुतलों को अंदर रखने को कहता है। इसी दौरान उसके पीछे एक खूबसूरत सी लड़की आकर बैठती है, जिसको देखकर उसका बॉस कहता है कि ऐसी लड़कियां बहुत ही गिरी हुई होती हैं और किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाती हैं। अब इससे पहले कि लॉरिस भी उस लड़की को देख पाता, तभी उसकी जगह पर एक बुढ़िया आकर बैठ जाती है। लॉरिस को लगता है कि शायद यही है जो आज उसके साथ इंटीमेट होगी, इसलिए वो सबसे पहले अपने आधे अधूरे बाल संवारता है, जिसके बाद वो उसके सामने उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है। उधर वो बूढ़ी औरत भी लॉरिस के इरादे समझ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर चुपचाप निकल लेती है। लॉरिस को लगता है कि शायद वो औरत उसे इशारा दे रही है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। आगे वो औरत एक टेंट में जाकर कुछ सामान लेने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, तभी मौका देखकर लॉरिस भी टेंट के अंदर चला जाता है और उस बुढ़िया के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। तभी बुढ़िया जोर से चिल्लाने लगती है और लॉरिस डर के मारे बाहर भाग जाता है। आगे लॉरिस पार्किंग लॉट में पहुंचता है, जहां पर उसके बॉस ने कुछ पुतलों को गाड़ी में रखने को कहा था। अब वो अपना काम कर ही रहा था कि तभी वहां पर वो बुढ़िया भी पहुंच जाती है। तभी लॉरिस गलती से उस गाड़ी में से एक चैनसो निकालता है और उसे चालू कर देता है। अभी देखकर वो बुढ़िया डर जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लॉरिस उसे चैनसो से मारने वाला है। वो वहाँ से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर लॉरिस की कंप्लेंट करने लगती है। वहीं वो पुलिस वाले भी उस बुढ़िया के बताए अनुसार लॉरिस का एक स्केच तैयार कर लेते हैं। अब वो बुढ़िया जिस तरह से लॉरिस के बारे में पुलिस को बता रही थी, उससे पुलिस वालों को लगता है कि लॉरिस ही वो खूंखार कातिल हो सकता है, जो मासूम लड़कियों का बेरहमी से कत्ल कर रहा है। लेकिन उनके पास अभी तक उसे पकड़ने का कोई ठोस सबूत नहीं था। उधर दूसरी तरफ हम लॉरिस को उसकी एक सोसाइटी की मीटिंग में देखते हैं। वहीं सोसाइटी का केयरटेकर सभी से कहता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा आदमी हूँ और मेरे से अच्छा इस सोसाइटी की देखभाल कोई नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज आप मुझे ही वोट देकर इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाओ। लेकिन तभी लॉरिस अपना हाथ खड़ा करता है और सभी के सामने जाकर कहता है कि दोस्तों, मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं पता नहीं क्यों उस जगह पर अपने आप पहुंच जाता हूं जहां पर कुछ बुरा होने वाला होता है। इसी के चलते कई बार मुझे कुत्तों की तरह मार भी पड़ी है, लेकिन मैं ये तो यकीन से कह सकता हूं कि मैं इस केयरटेकर से ज्यादा अच्छा उम्मीदवार हूं, इसलिए प्लीज आप मुझे ही वोट देकर इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाना। और वैसे भी इस बूटे के पास दिन ही कितने बचे हैं, ये तो कभी भी लुढ़क सकता है। अब उसकी ये बातें सुनकर केयरटेकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और लॉरिस को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगता है। वहीं लॉरिस उससे बचने के लिए ऊपर जाता है, पर तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा जाकर बास्केटबॉल के नेट में फंस जाता है। अब लॉरिस की ये हरकतें देखकर सोसाइटी के बाकी लोग उसे खूब गालियां देते हैं और उसे धक्के देकर वहाँ से भगा देते हैं। आगे लॉरिस जब अपने किराए के अपार्टमेंट में था, तभी वहाँ पर केयरटेकर एक आदमी को लेकर आता है और उसे वो पूरा अपार्टमेंट दिखाने लगता है। वो उसे कहता है कि मैं लॉरिस को जल्दी ही यहाँ से निकाल दूंगा, जिसके बाद ये अपार्टमेंट तुम्हारा हो जाएगा। उधर लॉरिस भी उनकी सारी बातें सुन रहा था, जिसके बाद वो किसी को फोन लगाने का नाटक करता है और कहता है कि भाई, मैंने इस अपार्टमेंट को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। पता नहीं कितनी बार तो यहाँ पर चोरी हो चुकी है और ऊपर से जो ये केयरटेकर है वो एक नंबर का बेईमान आदमी है। अब ये बात सुनते ही उसके पास खड़ा आदमी घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जब लॉरिस एक कैफे में कॉफी पी रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है, जिसको देखकर वो उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो एक आदमी से जाकर टकरा जाता है, जिसकी जलती हुई सिगरेट सीधा जाकर उसकी पैंट में घुस जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की कैफे से निकलकर बाहर जा रही थी, तभी उसकी सब्जियां नीचे गिर जाती हैं, जिसको वो झुककर उठाने लगती है। वहीं उसका पिछवाड़ा देखकर लॉरिस उसे निहारने लगता है, लेकिन तभी वो सिगरेट जो उसकी पैंट में घुसी थी वो उसे जलाने लगती है। अब लॉरिस इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से एक बियर उठाकर उसे अपनी पैंट में डाल लेता है। आगे जब वो वहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी वहाँ पर एक दुकान वाली उसे पहचान लेती है कि ये तो वही आदमी है जो दुकान से कई बार उधार ले जा चुका है, जिसके बाद वो एक वर्कर को उसके पीछे जाने को कहती है। वहीं लॉरिस भी उसे पीछे आता हुआ देखकर वहाँ से भागने लगता है। वो उसे बचने के लिए एक बालकनी पर जाकर लटक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की कपड़े सुखाने आती है और उसके सामने झुककर कपड़े उठाने लगती है। अब बेचारे लॉरिस के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे वहीं पर ही लटके रहना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि लॉरिस एक नंबर का मुफ्तखोर आदमी था। वो कभी भी सामान पैसे देकर नहीं खरीदता था और उसके पास एक से बढ़कर एक तरीके थे चोरी करने के। जैसे कि जब वो मॉल में होता तो वहाँ से वो कुछ सामान उठाकर उसे लोगों के जेब और बैग में डाल देता, जिसके बाद जब वो लोग वहाँ से बाहर जाते थे तो सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता। अब इतनी बार सिक्योरिटी अलार्म को बजता देखकर मॉल के स्टाफ को लगता है कि शायद सिक्योरिटी अलार्म में ही कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो लोगों को बिना चेक करे ही वहाँ से जाने देते थे। वहीं लॉरिस भी इसी मौके का फायदा उठाता और सामान लेके वहाँ से निकल जाता। वहीं दूसरी तरफ हम पुलिस चीफ और एक डॉक्टर को कुछ फीमेल ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग में देखते हैं।
यहाँ पर डॉक्टर उन पुलिस ऑफिसर्स को लॉरिस की वीडियोस दिखाते हुए कहता है कि इस आदमी को ध्यान से देखो, ये वही खूंखार सीरियल किलर है जो औरतों को अपना शिकार बनाता है। डॉक्टर बताता है कि अगर हमें इस किलर को पकड़ना है तो तुम में से किसी एक लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड बनना होगा और उसके साथ इंटीमेट होना होगा। अब ये बात सुनकर वहाँ पर बैठी सभी औरतें उठकर चली जाती है, क्योंकि किसी को भी लॉरिस की गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक लड़की जिसका नाम जेसिका था, वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन से वो लॉरिस पर नजर रखना शुरू कर देती है। उधर लॉरिस कुछ पुतलों को उठाकर वैन में रखना होता है और जब जेसिका उसे ये करते हुए देखती है तो उसे लगता है कि शायद लॉरिस उन पुतलों के साथ गलत काम कर रहा है। फिर अगले दिन जेसिका सोसाइटी के केयर टेकर के साथ लॉरिस के अपार्टमेंट में आती है। दरअसल वो लॉरिस के साथ रूम शेयर करके उसी के साथ रहना चाहती थी ताकि वो उसके भयानक इरादों को समझ सके। लेकिन केयर टेकर उसे लॉरिस के साथ रहने से मना कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें रहना ही है तो मेरे साथ रहो, जो कहकर वो उसे बाहर ले जाता है। पर तभी लॉरिस खिड़की से होकर बिल्डिंग के नीचे जाता है और जेसिका से कहता है कि ये केयर टेकर एक अच्छा आदमी नहीं है और ये तुम्हें यहाँ पर भी नहीं रहने देगा, लेकिन अगर तुम रात को चुपके से यहाँ पर आ जाती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने की जगह दे सकता हूँ। अब ये सुनते ही जेसिका उसे तुरंत हाँ कर देती है। फिर उसी रात जेसिका अच्छे से तैयार होकर लॉरिस के पास पहुँच जाती है। वहीं लॉरिस उसे पीछे के रास्ते से छुपते छुपाते अपने कमरे में ले जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर भी वो अपनी उल जलूल हरकतों से बाज नहीं आता, जिससे परेशान होकर जेसिका अपने पर्स में से बंदूक निकाल लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं लॉरिस उसके साथ कुछ गलत न कर दे। लेकिन लॉरिस उसके साथ कुछ नहीं करता। अगले दिन पुलिस चीफ और डॉक्टर जेसिका से लॉरिस के बारे में पूछते हैं, जिस पर जेसिका कहती है कि वो तो एक नंबर का ढक्कन है, लेकिन अजीब बात तो यह है कि उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं करा। अभी सुनकर वो दोनों से कहते हैं कि तुम्हें अपने काम को ऐसे ही जारी रखना होगा, ताकि जैसे ही लॉरिस तुम्हें छेड़ने की कोशिश करे तभी तुम उसे गिरफ्तार करके हमारे पास ले आओ। वहीं दूसरी तरफ हम लॉरिस को देखते हैं, जो कि अपने बॉस को जेसिका के बारे में बता रहा था। कहता है कि कल रात को मेरे घर पर एक लड़की आई है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो हमेशा मुझे रिझाने की कोशिश करती रहती है। अभी सुनकर उसका बॉस कहता है कि ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, इनको बस हमारा फायदा उठाना होता है, जिसके बाद ये हमारा काट कर चली जाती हैं, इसलिए तुम्हें इनके सामने सख्ती से रहना होगा। आगे लॉरिस जब अपने घर पर पहुंचता है तभी वो देखता है कि जेसिका वहाँ पर पहले से ही होती है। वो लॉरिस के पास आती है और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। वो कभी उसके सामने टांगे खोलकर बैठ जाती है तो कभी उसे अपना पिछवाड़ा दिखाने लगती है, लेकिन लॉरिस उसकी चालों में नहीं फंसता और उसे दूर जाने की कोशिश करता है। अगले दिन जेसिका वापस उस डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने लॉरिस को रिझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। अब डॉक्टर भी उसकी ये बात सुनकर हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उसके अंदर का जानवर बस जागने वाला है और तुम बस उसे रिझाने की कोशिश करती रहो। वहीं दूसरी तरफ हम लॉरिस को देखते हैं, जो कि अपने एक दोस्त से चाइनीज सीख रहा था। दरअसल उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए थी, इसलिए वो एक नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहा था। फिर लॉरिस का दोस्त उसे गुड लक के लिए एक मिट्टी की गुड़िया देता है, क्योंकि उसे पता था कि इसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए अभी उसे गुड लक की बहुत जरूरत है। आगे जब वो वापस अपने घर पर आता है तभी जेसिका उसे कहती है कि आज उसके अंकल यहाँ पर उससे मिलने आने वाले हैं। अभी सुनकर लॉरिस पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे अंकल आने वाले हैं फिर तो हमें खाने के लिए कुछ अच्छा बनाना होगा, जो कहकर वो उसे अपने साथ शॉपिंग कराने के लिए मॉल में ले जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर कुछ सामान चुराते हैं, जिसमें जेसिका को पहली बार चोरी करने में बहुत मजा आ रहा था। अब लॉरिस के साथ इतना समय बिताने के बाद जेसिका भी समझ जाती है कि लॉरिस कोई सीरियल किलर नहीं है। वहीं शाम होते ही डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर लॉरिस के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि लॉरिस सिर्फ लड़कियों को ही मारता था। फिर करके अंदर जाकर डॉक्टर जेसिका को लॉरिस को पकड़ने का प्लान बताने लगता है और तब तक डॉक्टर की गर्लफ्रेंड वहाँ पर वॉशरूम रूम में लगती है। लेकिन तभी अचानक पता नहीं कहां से लॉरिस हाथों में चाकू लेकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसको देखकर वो घबरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी पहुंच जाता है और वो लॉरिस का चेकअप करने के लिए उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। आगे वो उसके पूरे शरीर में तारे लगाकर उसकी जांच करने लगता है। उधर लॉरिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेसिका के अंकल उसके साथ ये क्या कर रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पर जेसिका भी पहुँच जाती है और लॉरिस पर इतना अत्याचार होता देखकर वो डॉक्टर को ये सब करने से रोक देती है। उधर डॉक्टर की गर्लफ्रेंड जब घर से निकल रही थी तभी अचानक वो एक खिड़की में जाकर फंस जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉरिस भी पहुँच जाता है और वो उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगता है। तभी उस औरत को लगता है कि शायद लॉरिस उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है, इसलिए वो सीढ़ियों से गिरते पड़ते वहाँ से बाहर भाग जाती है। फिर अगले दिन लॉरिस एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे चाइनीज लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं। आगे वो लोग उसे चाइनीज में कुछ पूछने लगते हैं, लेकिन लॉरिस को अभी तक चाइनीज में सिर्फ थैंक यू बोलना ही आया था, इसलिए वो उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाता, जिससे होता यह है कि उसे इंटरव्यू से धक्के देकर निकाल दिया जाता है। आगे लॉरिस घर पर आकर फिर से अपने लिए अखबारों में नौकरी ढूंढने लगता है। उधर जेसिका का काम भी पूरा हो चुका था, इसलिए वो लॉरिस को छोड़कर वहाँ से जाने के बारे में सोच रही थी। पर इसी दौरान वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है और उसे एक बढ़िया सी ड्रेस देकर एक आखिरी बार लॉरिस के सामने जाने को कहता है।
दरअसल डॉक्टर को लग रहा था कि जेसिका को इस ड्रेस में देखकर लॉरिस उस पर टूट पड़ेगा और डॉक्टर उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा, लेकिन वही लॉरिस जेसिका को हाथ तक नहीं लगाता और उसकी ड्रेस की तारीफ करने लगता है, जिससे जेसिका को भी पूरा विश्वास हो जाता है कि लॉरिस बेगुनाह है, इसलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे लॉरिस देखता है कि जेसिका उसके लिए एक टेप रिकॉर्डर छोड़कर गई थी, जिसमें वो उसे कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। अब ये सुनते ही वो जेसिका के पीछे भागने लगता है। वो उसे बाहर ढूंढने जाता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ पुलिस चीफ को खबर मिलती है कि शहर में एक और औरत का मर्डर हो गया है। अब चीफ को लगता है कि ये काम लॉरिस का ही है, इसलिए वो जेसिका की कोई भी बात सुने बिना ही लॉरिस को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। उधर दूसरी तरफ लॉरिस अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि बहुत सारे पुलिस वालों और रिपोर्टर्स ने उसके घर को घेर रखा है। लॉरिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इसलिए वो वहाँ पर कुछ लोगों से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी उसके रूम की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इस अपार्टमेंट में एक बहुत ही खूंखार सीरियल किलर रहता है। तभी लॉरिस उसे कहता है कि इस कमरे में तो मैं रहता हूँ। अब उसकी ये बात सुनते ही सभी लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये वही खूंखार सीरियल किलर है, जिसके बाद वो सभी उसे घेर लेते हैं और उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। उधर लॉरिस जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है और अपने चाइनीज दोस्त के घर पहुँच जाता है। उधर जेसिका भी उस क्राइम सीन पर पहुंचकर वहाँ पर जांच पड़ताल करने लगती है। इसी दौरान उसे वहाँ पर वो मिट्टी का पुतला मिलता है जो लॉरिस को उसके दोस्त ने दिया था, जिसका मतलब था कि वो सीरियल किलर लॉरिस नहीं बल्कि उसका दोस्त है। वहीं लॉरिस वहाँ पर अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है और इसी दौरान वहाँ पर उसका दोस्त भी पहुँच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो अपने सामने लॉरिस को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, पर तभी लॉरिस उसे कहता है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी शहर के लोग मुझे एक सीरियल किलर क्यों समझ रहे हैं। अब ये सब कहते हुए उसके कपड़ों को देखता है, जहाँ पर उसे एक लड़की का हाथ कटा हुआ मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उसका दोस्त ही वो सीरियल किलर है। अब क्योंकि उसे भी सच्चाई का पता चल चुका था, इसलिए उसका दोस्त लॉरिस को भी मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जेसिका वहाँ पर पुलिस फोर्स को लेकर पहुँच जाती है और उस क्रिमिनल को अपने हिरासत में ले लेती है। अब क्योंकि लॉरिस बेगुनाह साबित हो चुका था, तो सभी लोग उससे माफी मांगते हैं। आगे हम लॉरिस और जेसिका को साथ में देखते हैं, जो कि एक कार के पीछे छुपकर एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसका मतलब था कि वो दोनों अब साथ में आ चुके थे। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।